नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम शुरू कर रहे हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी से। ये है चैप्टर नंबर 10, हार्मोन्स एंड हार्मोन एंटागनिस्ट्स। देखिए, इस चैप्टर में हम एक एक करके हमारे शरीर के सबसे ज़रूरी हार्मोन्स को समझने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि ये हार्मोन्स आखिर हैं क्या, काम कैसे करते हैं, और अगर इनका बैलेंस बिगड़ जाए तो कौन सी बीमारियां होती हैं और उनका इलाज क्या है। तो एक नज़र डालते हैं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे थायराइड हार्मोन से और फिर देखेंगे एंटी थायराइड ड्रग्स को। इसके बाद हम पैराथायमोन, कैल्सिटोनिन और विटामिन डी पर बात करेंगे, जो हमारे शरीर में कैल्शियम को मैनेज करते हैं। फिर एक बहुत ही जाना पहचाना हार्मोन इंसुलिन और उसके साथ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स यानी शुगर की दवाइयाँ। फिर हम महिला हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और ऑक्सीटोसिन को समझेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की। तो तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि ये हार्मोन्स आखिर होते क्या हैं। स्लाइड पर देखिए, डेफिनेशन: केमिकल मैसेंजर्स दैट कोऑर्डिनेट डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ही सरल शब्दों में, हार्मोन्स हमारे शरीर के केमिकल मैसेंजर्स हैं। मतलब एक तरह के डाकिया जो एक अंग से दूसरे अंग तक जरूरी संदेश लेकर जाते हैं ताकि शरीर के सारे काम ठीक से और एक साथ हो सके। अब सवाल उठता है कि ये आते कहाँ से हैं? तो ओरिजिन: प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड्स, ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। एंडोक्राइन सिस्टम: मतलब ये हमारे शरीर की ग्रंथियों, अंगों और ऊतकों में बनते हैं और इस पूरे सिस्टम को हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। और ये काम कैसे करते हैं? मैकेनिज्म: रिलीज्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम, ट्रैवल टू टारगेट ऑर्गन्स, बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। ये सीधे हमारे खून में छोड़ दिए जाते हैं और खून के जरिए ये अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक ग्लैंड हार्मोन को ब्लड वेसल में छोड़ रहा है जो बहता हुआ अपने टारगेट ऑर्गन तक जाता है और वहां एक खास रिसेप्टर से जुड़कर अपना काम शुरू कर देता है। एक और बात, नोट: साइंटिस्ट्स हैव आइडेंटिफाइड ओवर 50 हार्मोन्स इन द ह्यूमन बॉडी सो फार। ये काफी दिलचस्प है कि अब तक हमारे शरीर में 50 से भी ज्यादा हार्मोन्स की पहचान हो चुकी है। अब हार्मोन्स का उल्टा क्या होता है? हार्मोन एंटागनिस्ट्स। देखिए, डेफिनेशन: कंपाउंड्स दैट बाइंड टू हार्मोन रिसेप्टर्स एंड ब्लॉक देयर एक्टिवेशन बाय एंडोजीनस हार्मोन्स। इसका मतलब है कि ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हार्मोन के रिसेप्टर पर जाकर जुड़ तो जाते हैं, लेकिन उसे एक्टिवेट करने की बजाय ब्लॉक कर देते हैं। सोचिए, जैसे कोई ताले में गलत चाबी डालकर उसे जाम कर दे ताकि असली चाबी काम ही ना कर पाए। इनका भी अपना रोल है, फिजियोलॉजिकल रोल: रेगुलेट हार्मोन बैलेंस, एक्ट एज फीडबैक इनहिबिटर्स टू प्रिवेंट एक्सेसिव प्रोडक्शन। शरीर में ये हार्मोन का बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं। पैथोलॉजिकल रोल: कैन कॉज इम्बैलेंसेस लीडिंग टू डिजीजेस। अगर इनका संतुलन बिगड़ जाए तो बीमारियां हो सकती हैं। और ट्रीटमेंट में, यूज टू ट्रीट डिजीजेस बाय ब्लॉकिंग हार्मोन एक्शन। दवा के तौर पर हम इनका इस्तेमाल उन बीमारियों के इलाज में करते हैं जहां हमें किसी हार्मोन के असर को रोकना होता है। चलिए अब हमारे पहले हार्मोन की बात करते हैं, थायराइड हार्मोन्स। सोर्स: थायराइड ग्लैंड, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड एट बेस ऑफ नेक। ये हार्मोन हमारी गर्दन में मौजूद एक तितली के आकार की ग्रंथि से निकलते हैं जिसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं। इसके की हार्मोन्स हैं ट्राइओडोथायरोनिन T3 एंड थायरोक्सिन T4, यानी T3 और T4। और इनका फंक्शन क्या है? क्रूशियल फॉर रेगुलेटिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म। इनका सबसे बड़ा और जरूरी काम है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना। मतलब हमारा शरीर कितनी तेजी से एनर्जी बनाएगा और इस्तेमाल करेगा, ये सब यही कंट्रोल करते हैं। इस ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स की लिस्ट देखें तो थायरोक्सिन T4, ट्राइओडोथायरोनिन T3, रिवर्स ट्राइओडोथायरोनिन RT3 और कैल्सिटोनिन। इनमें से T3 और T4 सबसे मुख्य हैं। अब देखते हैं इनके फिजियोलॉजिकल रोल्स, यानी शरीर में इनके काम क्या क्या हैं। पहला, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, एनर्जी एक्सपेंडिचर, बॉडी टेम्परेचर। जैसा मैंने बताया, ये मेटाबॉलिज्म ऊर्जा की खपत और शरीर का तापमान नियंत्रित करते हैं। दूसरा, इन्फ्लुएंस हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, वाइटल फंक्शंस। ये हमारे दिल की धड़कन, सांस लेने की गति, इन सब जरूरी कामों पर भी असर डालते हैं। और तीसरा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ब्रेन सिस्टम। शरीर के विकास के लिए, खासकर बच्चों में दिमाग के विकास के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। अब देखते हैं पैथोलॉजिकल रोल्स, यानी जब इनका बैलेंस बिगड़ता है तो क्या होता है। दो कंडीशन हो सकती हैं। एक है हाइपोथायरॉयडिज्म, लो प्रोडक्शन, यानी जब ये हार्मोन कम बनने लगते हैं। सिम्टम्स: फटीग, वेट गेन, कोल्ड सेंसिटिविटी। इसमें सब कुछ स्लो हो जाता है, शरीर धीमा पड़ जाता है,
थकान होती है, वजन बढ़ता है और ठंड ज़्यादा लगती है। और दूसरी कंडीशन है हाइपरथायरॉयडिज्म, एक्सेस प्रोडक्शन, जब ये हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगते हैं। सिम्टम्स: वेट लॉस, रैपिड हार्ट रेट, हीट सेंसिटिविटी। इसमें सब कुछ फास्ट हो जाता है, वजन घटता है, दिल तेजी से धड़कता है और गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो इनका इस्तेमाल रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड कैंसर ट्रीटमेंट में होता है। मतलब अगर शरीर में इनकी कमी है तो बाहर से दिया जाता है, और कुछ तरह के कैंसर के इलाज में भी ये काम आते हैं। तो जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा, अगर किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए, मतलब थायराइड हार्मोन ज़्यादा बनने लगें, तो उसका इलाज कैसे होगा? उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एंटी थायराइड ड्रग्स का। डेफिनेशन: मेडिकेशंस टू ट्रीट हाइपरथायरॉयडिज्म बाय ब्लॉकिंग हार्मोन प्रोडक्शन। सीधी सी बात है, ये वो दवाइयां हैं जो थायराइड हार्मोन के बनने की प्रक्रिया को ही रोक देती हैं। अब ये काम करने के 4 अलग-अलग तरीके हैं, जैसा आप इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं। पहला तरीका है इनहिबिट हार्मोन सिंथेसिस, यानी हार्मोन को बनने से ही रोक दो। इसकी दवाएं हैं प्रोपाइल थायोरेसिल और मेथिमजोल। दूसरा तरीका है इनहिबिट आयोडाइड ट्रैपिंग, मतलब हार्मोन बनाने के लिए जो कच्चा माल यानी आयोडीन चाहिए, उससे ग्लैंड के अंदर आने ही मत दो। इसके उदाहरण हैं थायोसियानाइड्स और परक्लोरेट्स। तीसरा तरीका है इनहिबिट हार्मोन रिलीज, यानी हार्मोन बन तो गया है पर उससे ग्लैंड से बाहर खून में निकलने ही मत दो। इसमें आयोडीन और आयोडाइड्स काम आते हैं। और चौथा, जो सबसे मजबूत तरीका है, वो है डिस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू, यानी थायराइड ग्लैंड के उस हिस्से को ही नष्ट कर दो जो ज़्यादा हार्मोन बना रहा है। इसके लिए रेडियो एक्टिव आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब नीचे कुछ ज़रूरी नोट्स दिए गए हैं। थायोमाइड्स, पीटीयू, मेथिमोजोल ब्लॉक द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग थायराइड हार्मोन, मोस्ट कॉमन। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाएं हैं और ये उस एंजाइम को ब्लॉक करती हैं जो हार्मोन बनाने के लिए ज़रूरी है। और आयोडीन रिड्यूसेस ग्लैंड एक्टिविटी एंड हार्मोन प्रोडक्शन, यूज्ड फॉर थायराइडाइटिस। आयोडीन खुद ग्लैंड की एक्टिविटी को कम कर देता है और इसका इस्तेमाल थायराइडाइटिस में होता है। ठीक है, तो हमारा अगला हार्मोन है पैराथॉर्मोन, जिसे शॉर्ट में पीटीएच भी कहते हैं। डेफिनेशन: पॉलीपेप्टाइड हार्मोन फ्रॉम पैराथायरॉइड ग्लैंड्स रिलीज्ड व्हेन ब्लड कैल्शियम ड्रॉप्स टू रिस्टोर बैलेंस। ये पैराथायरॉइड ग्लैंड से निकलता है। इसका काम बहुत सीधा सा है। जब भी हमारे खून में कैल्शियम का लेवल गिरता है तो ये हार्मोन तुरंत रिलीज होता है ताकि उस लेवल को वापस नॉर्मल कर सके। तो इसका फिजियोलॉजिकल रोल क्या है? इंक्रीजेस CA+, खून में कैल्शियम का लेवल बढ़ाना। और ये काम ये 3 तरीकों से करता है। पहला, इंक्रीजेस बोन रिजॉर्प्शन, CA+ रिलीज। ये हड्डियों से थोड़ा सा कैल्शियम निकालकर खून में डाल देता है। दूसरा, डिक्रीजेस किडनी एक्सक्रीशन ऑफ CA+। ये किडनी को कहता है कि कैल्शियम को यूरिन के रास्ते बाहर मत निकालो, उसे बचाकर रखो। और तीसरा, इंक्रीजेस इंटेस्टिनल अब्जॉर्प्शन वाया विटामिन डी। ये विटामिन डी की मदद से हमारी आंतों को खाने से ज्यादा कैल्शियम सोखने के लिए कहता है। साथ ही डिक्रीजेस फॉस्फेट रीअब्जॉर्प्शन। ये फॉस्फेट के रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। अब देखते हैं इसका पैथोलॉजिकल रोल। अगर ये गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, हाई कैल्शियम। अगर पीटीएच ज्यादा हो जाए तो खून में कैल्शियम भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। सिम्टम्स: वीकनेस, बोन पेन, किडनी स्टोन्स एंड बोन्स। इससे कमजोरी, हड्डियों में दर्द और किडनी में पथरी हो सकती है। और अगर पीटीएच कम हो जाए तो उसे कहते हैं हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, लो कैल्शियम। इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। सिम्टम्स: मसल क्रैम्प्स, सीजर्स। इससे मांसपेशियों में ऐंठन और दौरे पड़ सकते हैं। क्लिनिकल यूजेस क्या हैं इसके? डायग्नोस्टिक टूल, यानी बीमारियों का पता लगाने में। टेरीपैराटाइड, पीटीएच एनालॉग, ट्रीट्स ऑस्टियोपोरोसिस। टेरीपैराटाइड, जो इसी का एक रूप है, ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज में काम आता है। और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म ट्रीटमेंट, यानी पीटीएच की कमी के इलाज में भी इसका उपयोग होता है। अब हम बात करेंगे कैल्सिटोनिन की, जो पैराथॉर्मोन से बिल्कुल उल्टा काम करता है। सोर्स: पैराफॉलिकुलर सेल्स, सी सेल्स ऑफ थायराइड। 32 अमाइनो एसिड पेप्टाइड। ये थायराइड ग्लैंड की सी सेल्स से निकलता है और इसका फंक्शन है लोअर्स ब्लड कैल्शियम। अगर पीटीएच खून में कैल्शियम को बढ़ाता है तो कैल्सिटोनिन उसे कम करता है। इसका फिजियोलॉजिकल रोल क्या है? ये कैल्शियम को कैसे कम करता है? पहला, इनहिबिट्स ऑस्टियोक्लास्ट्स, सेल्स दैट ब्रेक डाउन बोन। ये उन सेल्स को काम करने से रोकता है जो हड्डियों को तोड़कर कैल्शियम निकालती हैं। इससे कैल्शियम हड्डियों में ही रहता है। दूसरा, इंक्रीजेस एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन यूरिन। ये किडनी को कहता है कि जो भी एक्स्ट्रा कैल्शियम है उसे यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकाल दो। और इस तरह ये रेगुलेट्स होम्योस्टैसिस, यानी शरीर में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखता है।
पैथोलॉजिकल रोल क्या है इसका? मार्कर फॉर मेडुलरी थायराइड कैंसर, एलिवेटेड लेवल्स। अगर खून में इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये एक तरह के थायराइड कैंसर का संकेत हो सकता है। और हाइपोकैल्सीमिया, रेयर, मसल स्पैज़म्स, कन्वल्जन्स। बहुत ही कम केस में इसकी वजह से कैल्शियम की कमी भी हो सकती है, जिससे मांसपेशियों में ऐंठन होती है। क्लिनिकल यूसेज यानी दवा के तौर पर यह कहाँ इस्तेमाल होता है? 1. ऑस्टियोपोरोसिस, इनहिबिट्स रिजॉर्प्शन, ट्रीट्स ब्रिटल बोन्स। ये ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज में काम आता है। 2. हाइपरकैल्सीमिया, ट्रीट्स हाई कैल्शियम फ्रॉम मैलिग्नेंसी। जब कैंसर जैसी बीमारियों से खून में कैल्शियम बहुत बढ़ जाता है तो उसे कम करने के लिए ये दिया जाता है। 3. बोन पेन रिलीफ, वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स, और ये हड्डियों के दर्द से भी राहत दिलाता है। अगला टॉपिक है विटामिन डी। हम सब इसे एक विटामिन के तौर पर जानते हैं, पर यह एक हार्मोन का प्रिकर्सर भी है। डेफिनेशन: फैट soluble vitamin and hormone precursor. Sources: sun and food are inactive, must be hydrolyzed in body. Forms D2 and D3. मतलब यह है कि जब ये हमें धूप या खाने से मिलता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। हमारा शरीर इसे एक्टिव फॉर्म में बदलता है, तब जाके ये काम करना शुरू करता है। देखते हैं इसके फिजियोलॉजिकल रोल क्या हैं। हेल्प्स अब्सॉर्ब कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, बोन्स एंड टीथ। इसका सबसे जरूरी काम है कैल्शियम और फॉस्फोरस को सोखने में मदद करना, ताकि हमारी हड्डियां और दांत मजबूत रहें। रेगुलेट्स इम्यून सिस्टम, ये हमारी इम्यूनिटी को भी कंट्रोल करता है। प्रोमोट्स सेल डिफरेंशिएशन, ये सेल्स के विकास में भी मदद करता है। और रिड्यूसेस कैंसर ऑटो इम्यून रिस्क, कुछ स्टडीज बताती हैं कि ये कैंसर और ऑटो इम्यून बीमारियों के खतरे को भी कम कर सकता है। पैथोलॉजिकल रोल यानी इसकी कमी से क्या होता है? डेफिशिएंसी कॉजेज चिल्ड्रन रिकेट्स, डिफॉर्म्ड बोन्स। बच्चों में इसकी कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, जिसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। अडल्ट्स ऑस्टियोमलेशिया, वीक बोन्स, मसल्स। और बड़ों में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। लो लेवल्स इंक्रीज्ड फॉल्स एंड फ्रैक्चर्स, इसकी कमी से गिरने और फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। क्लिनिकल यूजेस, इसका इलाज क्या है? सप्लीमेंट्स फॉर डेफिशिएंसी एंड लिमिटेड सन, इसकी कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस ट्रीटमेंट, ये ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज का भी एक अहम हिस्सा है। और पोटेंशियल एमएस, डिप्रेशन, क्रॉनिक पेन, कुछ और बीमारियों में भी इसके इस्तेमाल पर रिसर्च चल रही है। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही मशहूर हार्मोन की, इंसुलिन। प्रोड्यूस बाय बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज, रेगुलेट्स ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ये हमारे पैंक्रियाज के बीटा सेल्स में बनता है। इसका मुख्य काम है हमारे खून में जो ग्लूकोज या शुगर है उसे रेगुलेट करना। इसका फिजियोलॉजिकल रोल क्या है? सोचिए, इंसुलिन एक चाबी की तरह है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं का दरवाजा खोलती है ताकि ग्लूकोज अंदर जा सके और हमें एनर्जी मिले। प्रमोट्स ग्लूकोज अपटेक, लिवर, मसल, फैट। ये लिवर, मसल्स और फैट सेल्स में ग्लूकोज को अंदर भेजता है। प्रमोट्स ग्लाइकोजन सिंथेसिस, स्टोरेज। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसे ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करने में मदद करता है। एनहांसेस प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन बनाने में भी मदद करता है। और इनहिबिट्स लाइपोलाइसिस, फैट ब्रेकडाउन, ये फैट को टूटने से भी रोकता है। पैथोलॉजिकल रोल है इसका डायबिटीज। टाइप 1 बीटा सेल्स डिस्ट्रॉयड, नो इंसुलिन, हाइपरग्लाइसीमिया। टाइप 1 डायबिटीज में शरीर इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है, मतलब चाबी बनती ही नहीं है। टाइप 2 बॉडी रेजिस्टेंस टू इंसुलिन, हाई ब्लड शुगर। टाइप 2 डायबिटीज में शरीर इंसुलिन तो बनाता है लेकिन कोशिकाएं उस पर ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करती, मतलब चाबी तो है पर ताले खराब हो गए हैं। दोनों ही केस में ब्लड शुगर बढ़ जाता है। इसके अलावा इंसुलिनोमा नाम का एक ट्यूमर भी हो सकता है। क्लिनिकल यूजेस, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज मैनेजमेंट, दोनों तरह की डायबिटीज के इलाज में इसका इस्तेमाल होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज यानी प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज में भी। और हाइपरकैलीमिया मैनेजमेंट, जब खून में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है तब भी इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ एक वार्निंग भी है, बॉडी बिल्डिंग अब्यूज इज डेंजरस। कुछ लोग बॉडी बिल्डिंग में इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। इंसुलिन इंजेक्शन के अलावा टाइप 2 डायबिटीज के लिए गोलियां भी आती हैं, जिन्हें हम कहते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स या OHAs। डेफिनेशन: ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी, सिक्रीशन और रिड्यूसिंग लिवर ग्लूकोज। ये दवाएं अलग अलग तरीकों से काम करती हैं, जैसे इंसुलिन के असर को बढ़ाना, ज्यादा इंसुलिन बनवाना या लिवर से ग्लूकोज का प्रोडक्शन कम करना। इनके रोल्स क्या हैं? फिजियो: इंप्रूव रिस्पॉन्स टू इंसुलिन, कंट्रोल फास्टिंग शुगर। ये शरीर की इंसुलिन के प्रति प्रतिक्रिया को बेहतर बनाती हैं। पैथो: मैनेज टाइप 2 क्रॉनिक कंडीशन, प्रिवेंट CV, किडनी, नर्व कॉम्प्लिकेशंस। ये डायबिटीज को मैनेज करती हैं और उससे होने वाली समस्याओं जैसे दिल और किडनी की बीमारियों से बचाती हैं। क्लिनिकल यूजेस: फर्स्ट लाइन थेरेपी विद डाइट एक्सरसाइज।
ये डाइट और एक्सरसाइज के साथ इलाज का पहला कदम होती हैं। प्री डायबिटीज एंड जेस्टेशनल डायबिटीज, इनका इस्तेमाल प्री डायबिटीज और गर्भावधि मधुमेह में भी किया जाता है। मेमोनिक, बिग SMTDGS, बिग सल्फी मेग थाइजाइड। इन्हें याद रखने के लिए एक छोटा सा मेमोनिक भी दिया गया है। टाइप्स अवेलेबल: बिग वनाइड्स, सल्फनेरोलियर्स, मेग्लिटमिडीज, थाइजोलिडिनिडोन्स, DPP4 इनहिबिटर्स, GLP-1 एगोनिस्ट्स, SGL2 इनहिबिटर्स। बाजार में ये कई तरह की OHAs मौजूद हैं जो डॉक्टर मरीज की जरूरत के हिसाब से चुनते हैं। अब बात करते हैं एस्ट्रोजन की, जिसे प्राइमरी फीमेल हार्मोन माना जाता है। सोर्स: ओवरीज, प्राइमरी एंड टेस्टीज। ये मुख्य रूप से महिलाओं में अंडाशय यानी ओवरीज में बनता है, लेकिन पुरुषों में भी ये थोड़ी मात्रा में बनता है। फिजियोलॉजिकल रोल्स: इसके काम बहुत सारे हैं। 1. रिप्रोडक्टिव: यूटरस, फैलोपियन ट्यूब्स, वजाइना डेवलपमेंट। ये महिलाओं के प्रजनन अंगों के विकास और कामकाज के लिए जरूरी हैं। 2. सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स: ब्रेस्ट्स, बॉडी फैट, हेयर। ये महिलाओं में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए भी जिम्मेदार है। 3. बोन हेल्थ: मेंटेन्स डेंसिटी, प्रिवेंट्स ऑस्टियोपोरोसिस। ये हड्डियों की डेंसिटी बनाए रखता है और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है। 4. CV हेल्थ: प्रोटेक्ट्स हार्ट, लोअर्स डिजीज रिस्क। ये दिल की सेहत के लिए भी अच्छा है और बीमारियों का खतरा कम करता है। 5. ब्रेन: कॉग्निटिव फंक्शन, मूड। ये दिमाग के फंक्शन और मूड को भी प्रभावित करता है। पैथोलॉजिकल रिस्क्स: हाई लेवल्स, लेकिन अगर इसका लेवल बढ़ जाए तो कुछ खतरे भी हैं। ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर। इससे ब्रेस्ट कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। ब्लड क्लॉट्स, DVT, एम्बोलिज्म और खून के थक्के जमने का खतरा भी बढ़ जाता है। क्लिनिकल यूजेस: HRT, मेनोपॉज। इसका इस्तेमाल मेनोपॉज के लक्षणों से राहत के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में होता है। कॉन्ट्रासेप्शन: ये गर्भ निरोधक गोलियों का एक जरूरी हिस्सा है। और जेंडर अफर्मिंग थेरेपी, इसका उपयोग जेंडर अफर्मिंग थेरेपी में भी होता है। एस्ट्रोजन के बाद आता है प्रोजेस्टेरॉन। ये भी एक स्टेरॉयड हार्मोन है, की फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रेगनेंसी। इसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कह सकते हैं क्योंकि ये मासिक धर्म और गर्भावस्था के लिए बहुत जरूरी है। फिजियोलॉजिकल रोल: मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रिपेयर्स यूट्रस, मेंटेन्स लाइनिंग। हर महीने ये गर्भाशय की अंदरूनी परत को गर्भधारण के लिए तैयार करता है। प्रेगनेंसी: मेंटेन्स लाइनिंग, प्रिवेंट्स कॉन्ट्रैक्शंस, प्रेप्स ब्रेस्ट फीडिंग। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये उस परत को बनाए रखता है और समय से पहले संकुचन को रोकता है। ब्रेस्ट डेव वर्क्स विद ईस्ट्रोजन। ये स्तनों के विकास में ईस्ट्रोजन के साथ मिलकर काम करता है। और बोन हेल्थ, हड्डियों के स्वास्थ्य में भी इसका रोल है। पैथोलॉजिकल रोल: इम्बैलेंस, इरेगुलर पीरियड्स, इनफर्टिलिटी। अगर इसका संतुलन बिगड़ जाए तो पीरियड्स में अनियमितता या बांझपन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मिसकैरेज रिस्क: लो लेवल्स। प्रेगनेंसी के दौरान इसका लेवल कम होने से गर्भपात का खतरा बढ़ सकता है। क्लिनिकल यूजेस: HRT विद ईस्ट्रोजन। इसका इस्तेमाल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में ईस्ट्रोजन के साथ किया जाता है। इनफर्टिलिटी सपोर्ट: ये बांझपन के इलाज में मदद करता है। PMS एंड एंडोमेट्रियोसिस मैनेजमेंट: ये PMS और एंडोमेट्रियोसिस के लक्षणों को मैनेज करने में मदद करता है। और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स यानी मासिक धर्म से जुड़ी दूसरी समस्याओं के इलाज में भी इस्तेमाल होता है। चलिए अब एक बहुत ही स्पेशल हार्मोन की बात करते हैं, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, द लव हार्मोन। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और इसे लव हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये सामाजिक जुड़ाव और विश्वास को बढ़ावा देता है। फिजियोलॉजिकल रोल्स: इसके 3 मुख्य काम हैं। नंबर 1, लेबर, स्टिमुलेट्स कॉन्ट्रैक्शंस एंड सर्विक्स डायलेशन। पहला, ये बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय में संकोचन पैदा करता है जिससे डिलीवरी में मदद मिलती है। नंबर 2, लैक्टेशन, स्टिमुलेट्स मिल्क लेट डाउन। दूसरा, ये स्तनपान के दौरान दूध के प्रवाह को आसान बनाता है। 3, सोशल बॉन्डिंग, ट्रस्ट, एम्पैथी, अफेक्शन। और तीसरा, जैसा हमने कहा, ये आपसी जुड़ाव, सहानुभूति और स्नेह को बढ़ाता है। पैथोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट: ऑटिज्म, लिंक टू सोशल डिफिकल्टीज। कुछ रिसर्च में इसका संबंध ऑटिज्म में होने वाली सामाजिक कठिनाइयों से पाया गया है। एंग्जाइटी डिप्रेशन इफेक्ट्स: ये चिंता और डिप्रेशन को भी प्रभावित कर सकता है। और ईटिंग डिसऑर्डर्स, खाने पीने से जुड़े विकारों में भी इसका रोल हो सकता है। क्लिनिकल यूजेस: इसका मेडिसिन में उपयोग कहाँ होता है? इंडक्शन ऑफ लेबर: इसका सबसे कॉमन इस्तेमाल लेबर शुरू करवाने के लिए किया जाता है। पोस्टपार्टम हेमरेज कंट्रोल: डिलीवरी के बाद होने वाली ज्यादा ब्लीडिंग को रोकने में यह मदद करता है। और ब्रेस्ट फीडिंग एड: ये स्तनपान में भी सहायता करता है। और इस चैप्टर का हमारा आखिरी टॉपिक है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सोर्स:
एड्रीनल कॉर्टेक्स और सिंथेटिक। ये हमारे शरीर में एड्रीनल कॉर्टेक्स द्वारा बनाए गए प्राकृतिक स्टेरॉइड हैं, या फिर इन्हें लैब में सिंथेटिक रूप से भी बनाया जा सकता है। फिजियोलॉजिकल रोल्स: मेटाबॉलिज्म, कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स। ये हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। स्ट्रेस रिस्पॉन्स: इंक्रीज शुगर, बीपी, सप्रेस इम्यून। जब हम तनाव में होते हैं तो ये हमें उससे लड़ने के लिए तैयार करते हैं। सॉल्ट वाटर बैलेंस: ये शरीर में नमक और पानी का संतुलन भी बनाए रखते हैं। पैथोलॉजिकल एंड क्लिनिकल रोल्स: ट्रीटमेंट ऑफ: दवा के रूप में ये अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन रोधी शक्ति के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। 1 इन्फ्लेमेशन: रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस, एस्थमा। इसीलिए इनका इस्तेमाल गठिया और अस्थमा जैसी सूजन वाली बीमारियों में होता है। 2 एलर्जिक रिएक्शंस: एनाफिलैक्सिस, इचिंग, हाइव्स। ये एलर्जी की प्रतिक्रियाओं को दबाते हैं, इसलिए गंभीर एलर्जी से लेकर त्वचा की खुजली तक में काम आते हैं। 3 स्किन कंडीशंस: एक्जिमा, सोराइसिस। इनका इस्तेमाल एक्जिमा और सोराइसिस जैसी त्वचा की बीमारियों में भी होता है। ऑल्सो यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। इसके अलावा इनका उपयोग कैंसर के इलाज में भी किया जाता है। तो चलिए अब इस पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये टेबल आपको सारे मुख्य पॉइंट्स को एक साथ याद रखने में मदद करेगी। टॉपिक एंड की फंक्शन/यूज। थायराइड हार्मोन्स, इनका मुख्य काम है मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ, यानी शरीर का मेटाबॉलिज्म और विकास। एंटी थायराइड ड्रग्स, ये हैं हाइपरथायरॉयडिज्म ट्रीटमेंट, यानी बढ़े हुए थायराइड का इलाज। पैराथॉर्मोन, यह इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम, खून में कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है। कैल्सिटोनिन, यह डिक्रीजेस ब्लड कैल्शियम, खून में कैल्शियम का लेवल घटाता है। विटामिन डी, इसका काम है बोन हेल्थ एंड एब्जॉर्प्शन, यानी हड्डियों का स्वास्थ्य और कैल्शियम का अवशोषण। इंसुलिन, यह लोअर्स ब्लड ग्लूकोज, ब्लड शुगर को कम करता है। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स, इनका उपयोग टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में होता है। एस्ट्रोजन, यह फीमेल रिप्रो एंड हार्ट, यानी महिला प्रजनन और हृदय स्वास्थ्य से संबंधित है। प्रोजेस्टेरॉन, इसका मुख्य काम है प्रेगनेंसी मेंटेनेंस, यानी गर्भावस्था को बनाए रखना। ऑक्सीटोसिन, यह लेबर एंड बॉन्डिंग, यानी प्रसव और सामाजिक बंधन से जुड़ा है। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इनका मुख्य कार्य इन्फ्लेमेशन एंड स्ट्रेस, यानी सूजन और तनाव से लड़ना है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 10 यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये सभी टॉपिक्स अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे और ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।